निम, होमोनिम, होमोनिम्स। हाँ बताएंगे बाकी लोग, आप तो लेट से आए हो, जो लोग पहले से सुने वो लोग बताएंगे। होमोफोन्स और होमोनिम्स क्या क्या है? हाँ, और होमोनिम्स में हाँ, ठीक समझ में आया? होमो मीन्स एक जैसा, फोन मतलब साउंड, मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट हो, और जिनका स्पेलिंग एक जैसा हो, उच्चारण और मीनिंग डिफरेंट हो। मीनिंग डिफरेंट होगा ही ना, मीनिंग डिफरेंट नहीं होगा तो दो अलग अलग वर्ड कैसे कहलाएगा? दो अलग अलग वर्ड तभी तो अलग अलग कहलाएगा जब दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? और डियर, वेरी गुड, DEAR डियर और DEER डियर, डियर एंड डियर, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनको ऐसे ग्रुप्स में याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? ग्रुप्स में याद कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे सारे। G फॉर ग्रुप, R फॉर रूट वर्ड, R फॉर रूट वर्ड, रूट वर्ड, R फॉर रूट वर्ड, ठीक है? G फॉर ग्रुप, R फॉर रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब देखो, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शब्द निर्माण, शब्द कैसे बने हैं? हाउ आर वर्ड्स फॉर्म्ड? वर्ड्स कैसे बने होते हैं? वर्ड्स बने होते हैं, देखो, एक रूट वर्ड होता है, कोई एक मूल शब्द होता है, रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द, इनके आगे पीछे कुछ अन्य शब्दों को मिला करके एक नया शब्द का निर्माण होता है। जो आगे लगाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, और जो पीछे लगाते हैं वो प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो ऐसे बनते हैं वर्ड्स। तो यही है, R फॉर रूट वर्ड, S फॉर सफिक्स एंड P फॉर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है? रूट वर्ड मूल शब्द। तो आप क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, कैसे किया? हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्स याद किए, हम लोगों ने कुछ सफिक्स याद किए, कुछ रूट वर्ड्स याद करोगे उनके साथ। हिंदी में भी आप ऐसा ही करते हो, है ना? इला प्रत्यय लगा के दो शब्दों का बताइए, इन प्रत्यय लगाइए, ठीक है? उपसर्ग लगाइए, आ उपसर्ग लगाइए, इस तरीके से हिंदी में भी आता है। सेम गोज विद इसमें भी। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सफिक्स का अलग मीनिंग होगा, अलग अलग सफिक्स के मीनिंग को आप याद कर लीजिए, प्रीफिक्स को याद कर लीजिए। सफिक्स में जैसे अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारा बता दिया, लॉगस बता दिया, फोबिया बता दिया, मेनिया बता दिया, ये सारे शब्दों को आप देख के कर सकते हो, ठीक है? जैसे प्रीफिक्स में वर्ड्स जिनके सामने में लगा है ऑटो, अपने आप, है ना? ऑटो रिक्शा, जो रिक्शा एक साइकिल रिक्शा होता है, ठीक है, जिसको मेहनत करके चलाना पड़ता है। ऑटो रिक्शा होता है जो मोटर से अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ऑटो, तो ये वर्ड जिसके भी साथ में लग जाता है वो आ जाता है, उसका मतलब हो जाता है अपने आप। तो इस तरीके से आप कुछ प्रीफिक्स, जैसे अभी हम लोगों ने देखा होमो, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े हो ना? होमोलोगस ऑर्गन्स साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है? होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स अंग होते हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। जिनका फंक्शन सेम होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है? तो होमोलोगस, एनालॉगस आ जाते हैं। तो वैसे ही होमो जिसके साथ में भी लग गया एक जैसा, मोनो जिसके भी सामने लग गया मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोक्रोम,
पहले आते थे मोनोक्रोम टेलीविजन्स जिसमें सिंगल कलर होता था। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाउस, मेरे को पूरा पूरा घर मोनोक्रोम चाहिए, ऐसा बोला जाता है, आई वॉन्ट माई हाउस टू बी अ मोनोक्रोम। मतलब जैसे सारी दीवारें एक ही कलर में पेंट है ना, सीलिंग और इधर सब एक ही कलर से पेंट है। अच्छा, किसी किसी का शौक होता है, कोई एक दीवार को अलग कलर से पेंट करेंगे, कोई एक दीवार को दूसरे कलर से पेंट करेंगे, किसी में कोई 3D पेंटिंग लगवा लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए। लेकिन मोनोक्रोम मतलब सेम कलर, सिंगल कलर। मोनोपोली है ना, आपने ये इकोनॉमी में टर्म पढ़ा होगा, मोनोपोली, एकाधिकार। जब आपका मार्केट पे एकाधिकार हो, मोनोपोली। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज पे सरकार का एकाधिकार है, ठीक है। अब हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर रेलवे चलानी है, अगर ट्रेन चलानी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बसेस हैं, उस पर मोनोपोली नहीं है, सरकार की बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं। लेकिन अगर आपका मन करे तो आप भी एक बस खरीद लो, दूसरे दिन से उसको चलवा दो, उसका पैसा आप ले लेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप चाहोगे कि मैं कल से ट्रेन खरीद के ट्रेन चलवा दूं, है, मुंबई से लेकर के बिलासपुर तक के लिए एक ट्रेन खरीद के चलवा दे, ठीक है, नहीं होगा। तो मोनोपोली मतलब एकाधिकार, तो मोनो उसके साथ भी लग गया मोनो, ठीक है। तो जिस भी वर्ड के सामने लगा मोनो मीन्स एकाधिकार के लिए। सफिक्स का भी मैंने बहुत सारे सफिक्स बता दिए थे, लॉजी, फोबिया, मेनिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रूट वर्ड्स को अलग अलग याद कर सकते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस को अलग याद कर सकते हैं, सफिक्सेस को अलग याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बस बता रही हूँ, ठीक है। बीच का ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी को किसी चीज से रिलेट करना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। एसोसिएट करना मतलब जोड़ना या रिलेट करना, जोड़ना या रिलेट करना। तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स को, किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के साथ में एसोसिएट करके याद कर सकते हो, एसोसिएट करके याद कर सकते हो, जोड़ के याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग, अब इसके लिए कुछ भी ट्रिक्स आप बना लो। मैंने ये वाली चीज आप लोगों को उस दिन सिखाई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना वोकैबुलरी सेशन में, कि आपको कुछ भी बनाना है, आपको किसी को भी किसी चीज से भी रिलेट करना है। कई बार कुछ शब्दों को देख के मुझे इस शब्द को देख के इसकी याद आती है, ठीक है, इस शब्द को सुनती हूँ तो मुझे इसकी याद, तो ऐसा भी होता है। आप किसी को भी किसी से भी रिलेट करो, ठीक है। आप चाहे गाने की लिरिक्स के साथ रिलेट करो, आप चाहे पैरोडी बनाओ, चाहे आप डायलॉग को रिपीट करो, किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो, ठीक है। एसोसिएट करना है, किसी को किसी से रिलेट करना। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा, एब्डिकेट। एब्डिकेट को हम लोगों ने तोड़ के उसको निमोनिक्स टेक्निक्स यूज कर ली, कुछ तो भी बना दिया कि अब गद्दी काटने को दौड़ रही है, तो एब्डिकेट, ठीक है। तो उसके हमको कि गद्दी काटने को दौड़ी, तो क्या कर दो, छोड़ दो, त्याग दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो एसोसिएट करके, ठीक है। देन पी, लास्ट वाला, ये वाला जो पी है, इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद करना है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैंने बताया था वर्ड जिनके एंड में MENT लगा है, याद है। मैनेज से मैनेजमेंट, आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट, एंगेज डेवलप, क्या बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नाउन। वर्ड जिनके एंड में CE लगता है, एब्सेंट, एब्सेंट से एब्सेंस, परफॉर्म, परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंस। तो जिसके भी एंड में CE लगा, क्या बन रहा है, नाउन। तो ऐसे हम लोग वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद कर सकते हैं। वर्ड जिनके एंड में ISH लगा है, ISH, फूल, चाइल्ड, है ना, क्या है ये सारे, नहीं, चाइल्डिश प्रोनाउन भी नहीं है, हाँ, एडजेक्टिव है। फूल से फूलिश, बेवकूफ, फूल मतलब बेवकूफ, मूर्ख, ठीक है। तो
उसकी जो भी काम होंगे, कोई मूर्ख व्यक्ति जो भी काम करेगा वो बोलेगा फूलिश बिहेवियर, फूलिश, ठीक है, उसके काम जो होंगे, हरकतें। और जैसे कोई चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा जो हरकतें करता है उसको हम बोलते हैं बचकानी हरकतें। बच्चा जो भी काम करता है बोलते बचपना है उसका, बचकानी हरकतें करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो चाइल्ड से बनेगा चाइल्डिश, चाइल्ड पे जोड़ दिए हुड, चाइल्डहुड, क्या बना? बचपन, नाउन। तो वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद कर सकते हैं। वर्ड्स जिनके एंड में लगा होता है आई सी। हीरो, हीरो से बनेगा हीरोइक, क्या है ये? पेट्रियट, पेट्रियट से बनेगा पेट्रियोटिक, क्या है ये? एडजेक्टिव्स, है ना? पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, पेट्रियोटिक देशभक्ति, पेट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गीत, पेट्रियोटिक डांस देशभक्ति नृत्य, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप याद कर सकते हो। वर्ड जिनके स्टार्टिंग में प्रीफिक्स की तरह पे लगा है ई एन, श्योर, एनश्योर, एबल, एनेबल, ठीक है? तो ये सारे वर्ब हैं, ये सारे वर्ब हैं, वर्ब के सामने में ई एन लगता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसको हम याद कर सकते हैं। वर्ड जिनके एंड में लगा है एल वाई, स्लो, स्लोली, ठीक है? यूजुअल, यूजुअली, ग्रेजुअल, ग्रेजुअली, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली, वार्म, वार्मली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, काम, कामली, ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब। तो वर्ड जिनके एंड में आपको एलवाई लगा दिखा, वहां समझेंगे हम क्या है? एडवर्ब है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी वर्ड को देख करके समझ आया कि ये एक नाउन है, तो सीधी बात समझ में आ जाएगी किसी न किसी चीज का नाम होगा, या तो किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होगा, और व्यक्ति स्थान का नाम अगर ना हो पाया तो किसी प्रक्रिया का नाम होगा, किसी कंडीशन का नाम होगा, स्थिति का नाम, प्रक्रिया का नाम। नेम ऑफ प्रोसेसेस भी तो नाउन ही होते हैं। आई बात समझ में? तो वोकैबुलरी याद करने की टेक्निक्स में वर्ड्स को आप उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद कर सकते हो कि ऐसे वाले वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे। वर्ड्स को आप उनके टोन से भी याद कर सकते हो। लास्ट टी इज फॉर टोन, लास्ट टी इज फॉर टोन। टोन मतलब उसका क्या नजरिया जैसा बोलना चाहिए अपने को। वर्ड एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है या वर्ड एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। पॉजिटिव टोन या नेगेटिव टोन को आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिस भी वर्ड के सामने में लगा UN, सामने में ना UN, इंपॉर्टेंट, रियल, ठीक है? तो क्या मतलब निकल के आता है? नेगेटिव वर्ड है। तो जहां कहीं पर भी वर्ड एन लग गया तो आपको समझ में आता है एक तो ऑपोजिट बनता है, दूसरा नेगेटिव बनता है। वर्ड जिनके एंड में लग जाता है डिस, शुरू में लगता है सॉरी, डिस, अपॉइंट, डिसअपॉइंट, ठीक है? डिसगाइज, डिसअपियर, अपियर से बनेगा डिसअपियर। अपियर मतलब प्रकट होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके का ऐसा वर्ड है जो कि ऑपोजिट और नेगेटिव को बता रहा है। तो टोन से भी वर्ड्स के याद कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? जैसे एक रूट वर्ड होता है बेने, उसका टोन पॉजिटिव है, BENE, तो आप बोलते हो बेनिफिशियल, बेनिफिट, बेनावोलेंट, बेनिफिशियरी, सब जगह याद रहता है। बेने वर्ड से बना है, बेनिफिशियरी। आप लोग बैंक ट्रांजैक्शंस करते हो तो बैंक में जब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा एक बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, शुभ चिंतक जैसे में आता है ना, बेनिफिट, बेने से बना बेनिफिट। तो किसी चीज का अगर मैंने बोल दिया आपको उसका बेनिफिट है, तो बेनिफिट है तो बेनिफिट से तुरंत समझ जाएंगे उसका लाभ की बात हो रही है, पॉजिटिव अच्छी चीज होगी, ये आपके लिए एक बेनिफिट है। तो बेनिफिट क्या होगा? तुरंत समझ जाओगे अच्छी चीज की बात हो रही है, अच्छा यूज करना। आ पा रहा है कि नहीं? समझ में क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली याद ही करना है, नो अदर ऑप्शंस। बस याद करने का तरीका आप इजी कर सकते हो। सबसे ज्यादा आप एसोसिएट करके याद करोगे, ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है?
तो आपको इस तरीके से वर्ड्स को याद करना है, जितनी ज़्यादा आप वर्ड्स याद करेंगे एक बार, बस वही तरीका अपनाना है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी नया वर्ड मिले अगले 5 दिन तक अलग अलग तरीके से उसको अपने डेली लाइफ यूज सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट करना चालू करिए, ठीक है। डेली लाइफ सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट करना चालू करिए और आप कोशिश करिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो बोलना शुरू करिए। हम लोगों ने हिंदी भी ऐसा ही सीखा था, ठीक है। हिंदी भी हमने पढ़ के नहीं बोला था, बोल के सीखे थे। सबसे पहले हम स्कूल भी नहीं जाते थे जब हमने बोलना शुरू किया था, तो हम बोले, फिर सीखे, फिर सुधारे, जो प्रक्रिया आज तक चल रही है। अभी भी पूरी तरीके से सुधरी नहीं है ना। हिंदी कहाँ सुधरी है अपनी, ठीक है। तो सेम काम इंग्लिश के साथ भी करना है। आप इस चीज का इंतजार मत कीजिए कि मैं पूरी तरीके से सीख लूंगी, उसकी ज्ञाता बन जाऊंगी, उसके बाद में शुरू करूंगी। हाँ, तो इसीलिए आप शुरू करिए। एक वर्ड आता है जो आप लोग बोलते हैं ना, मैं कई बार ऐसे मैंने अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स सब लोगों से सुना है, फ्लुएंट नहीं है मेरी इंग्लिश ज़्यादा, मैं एक्चुअली फ्लुएंट नहीं हूँ। ये फ्लुएंसी को बहुत बड़ा बैरियर मान के बैठे हुए होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी का मतलब होता है बिना रुके बोलना, धारा प्रवाह, ठीक है। बिना रुके बोलना या धारा प्रवाह होता है, इट्स हैपेंस, ठीक है। धारा प्रवाह बोलना या बिना रुके बोलना, इसको बोलते हैं फ्लुएंसी, ठीक है। आप हिंदी भी धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन उस एक लाइन में भी कितनी मिस्टेक्स होती हैं, है ना। एग्जाम्स में भी कई बार जैसे बोले ना, फूलों की एक माला लेके आओ कि एक फूलों की माला लाओ, एक फूलों की माला होगी कि फूलों की एक माला होगी, है ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, अरे एक फूल की माला लेके आ जाना, है ना। ऐसा होता है ना, आज घर में पूजा कर रही है, एक ना माला लेके आ जाना, एक फूल की माला लेके आ जाना, तो ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं अपन, एक ताजा फूलों की माला लेके आ जाना, है ना। तो ये बहुत, लेकिन हम बोल जाते हैं धारा प्रवाह, क्योंकि हम यूज्ड टू हो चुके होते हैं, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हमको उस वक्त बोलने में झिझक नहीं होती है, ठीक है। हमें पता होता है हम गलत बोल रहे हैं, हमें पता होता है। जैसे अब यहाँ तो हम लोग को, हमारे छत्तीसगढ़ में तो हम लोग मैं और हम का है, सिंगल होता है, तो मैं, जैसे अगर आप यूपी बिहार में जाओ, हम जा रहे थे, तो हम मतलब कितने लोग जा रहे थे? नहीं, हम अकेले हैं हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, ठीक है। ये वो हमारे एक्सेप्शन वाला INU है, ठीक है। हम अकेले होते हुए भी अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे, है ना। अबला नहीं मान लेंगे हम अपने आप को। तो इस तरीके से, तो ये भाषा और वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं, ये सब जगह मिलेंगी आपको। हाँ, नहीं, जब वो बंदा यूपी बिहार वाला, तो वो आई ही बोलेगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, आपको बोलना बस है, गलतियां होंगी, सुधरेंगी। आपको क्या लगता है जितने अंग्रेज बोलते हो, क्या वो गलतियां नहीं करते? वो खुद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो खुद भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो आपका बस यही तरीका होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, याद है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। एंड वी वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट। चलिए, हो गया ये चीज, समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे करना। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कहा एक आर्टिकल टॉपिक मिसिंग हुआ है, ठीक है, आर्टिकल टॉपिक करना है। चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, कंसेप्ट को मैं समझा देती हूँ, फिर आपको एप्लीकेशंस समझ में आएगा, ठीक है। चलो फाइनली अभी शुरू कर रहे हैं अपन, ओके। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स एक तरीके से डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स हमारे एडजेक्टिव का ही एक ग्रुप होता है, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के साथ यूज होते हैं और नाउन की निश्चितता को बताते हैं।
डेफिनेटनेस ऑफ नाउन को बताने के लिए आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स को दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। जब आप किसी भी, अब यहाँ पे सीधी और सिंपल सी बात है, नाउन के साथ में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और आप उस नाउन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, पहली बात जब आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी बात जब आप नाउन के बारे में निश्चित तौर पे कुछ भी चीज नहीं बता सकते, और वो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो उनके साथ हम लगाते हैं इंडेफिनिट, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक और होता है एन। समझ में आ रहा है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ में, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में हम क्लियर तरीके से नहीं बता सकते, तो हम उनके साथ लगाते हैं। अच्छा, अब ए और एन की क्या कहानी है? ए कहाँ यूज किया जाता है और एन कहाँ यूज किया जाता है? वॉवेल्स के साथ में एन यूज करते हैं। हाँ, वॉवेल साउंड के साथ में यूज करते हैं अपन। वॉवेल साउंड के साथ में यूज किया जाता है एन, और ए यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में। अब ये क्या है? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, है ना? पढ़े हो, हिंदी में भी पढ़े हो। स्वर ध्वनि किसको बोलते हैं? कौन से हैं? वॉवेल साउंड्स किसको बोलेंगे? वो तो वॉवेल लेटर्स है ना। हाँ हाँ, ये जो स्वर, हिंदी के आप लोग जो स्वर ध्वनियां पढ़ते हो, हिंदी में भी दो पढ़ते हैं ना, ध्वनि अलग है और लेटर्स अलग है, अक्षर अलग है। स्वर जो अक्षर आप लिखते हो, शब्द, ठीक है, अक्षर, शब्द नहीं, अक्षर, अ आ ई यहाँ, ये पूरा आपका, और ध्वनि जो आता है, स्वर ध्वनि। तो जितने भी स्वर ध्वनियां हैं उनके साथ हम एन का यूज करेंगे, बाकी के सारे के साथ में ए का यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। समझ आ रहा है? स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, अब अगर किसी चीज के बारे में आपके पहले से पता हो, जो चीज निश्चित हो, ठीक है, एक तो डेफिनेट, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है द। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है। जिन चीजों के बारे में स्पीकर को पहले से पता हो, नोन थिंग्स के साथ में, यूनिक हो, जो चीजें यूनिक हो। यूनिक होने का मतलब सबसे अलग, एक, यूनिक हो, वन ऑफ इट्स ओन काइंड हो। वन ऑफ इट्स ओन काइंड मतलब अपने जैसे चीजों में एक अकेला हो। वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया पृथ्वी, तो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, उन ग्रहों में एक है, अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है। तो जब भी कोई चीज यूनिक हो, स्पेशल हो, वन ऑफ इट्स ओन काइंड हो, या जिसके बारे में स्पीकर को पहले से पता हो, जैसे आप पैराग्राफ में यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करेंगे इस कैमरे की, तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेटमेंट बोलेंगे अ कैमरा इज अ वेरी यूजफुल एलिमेंट। फिर हम बोलेंगे द कैमरा, सेकेंड टाइम बोलेंगे द कैमरा, ठीक है, इज अवेलेबल इन वेरी डिफरेंट टाइप्स। फिर उसके बाद में द कैमरा इज ब्लैक इन कलर, द कैमरा हैज वाइड एग्जिस्टेंस, द कैमरा हैज वाइड व्यू, जहां कहीं पर भी। तो पहली बार में हम लोगों ने बोला अ कैमरा, उसके बाद जितनी बार हम बोलते जा रहे हैं द कैमरा, क्योंकि अब हमें पता चल गया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नोन हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसा ही आपका, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। तीन चीजें ए और एन यूज होंगे सिंगुलर और इनडेफिनिट चीजों के लिए, सिंगुलर और
इनडेफिनिट मतलब जिनके बारे में निश्चित तौर पे कोई भी बात कही नहीं जा सकती। फिर द किसके साथ यूज करेंगे? डेफिनेट या निश्चित चीजों के साथ में, जो चीजें यूनिक हो, जो चीजें स्पेशल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया रिवर, रिवर कैसा होगा? कोई सा भी रिवर हो सकता है, ठीक है। क्या इसके बारे में कोई निश्चित तौर पे बताया जा सकता है किसकी बात है? तो अगर हमको रिवर लगाना है तो क्या लगाएंगे? अ रिवर। र का साउंड आ रहा है, री मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इज, तो फिर हम लगाएंगे अ, ए रिवर, ठीक है। और द कब लगाएंगे? जैसे मैंने कह दिया गंगा, अब हो गया यूनिक, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। रिवर्स में से एक गंगा और दूसरी नहीं है, ठीक है। तो गंगा एक ही है, तो इसीलिए हम लोग उसको द गंगा कह देते हैं। सेम पर्वत, पर्वतों के नाम के आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, द कहाँ यूज करेंगे? पर्वतों के नाम, नेम्स ऑफ माउंटेन्स वगैरह। क्यों नेम्स ऑफ माउंटेन? क्योंकि अपने आप में वो एक है। माउंटेन अगर आपने कहा तो माउंटेन एक कॉमन नाउन, ठीक है। अगर आप उसको नाउन के रेस्पेक्ट में याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जितने भी कॉमन नाउन हैं, कॉमन नाउन के साथ में ए या एन लगता है, ठीक है। जितने भी प्रॉपर नाउन है, अब जितने भी प्रॉपर नाउन से मतलब जो किसी दूसरी, जैसे व्यक्तियों के अपने नाम के आगे में द नहीं यूज होगा, द क्या कोई आर्टिकल नहीं आगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन मतलब बोलने का मतलब ये है, जैसे पर्वतों का नाम, ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर उनके साथ में बात करेंगे तो हम लगाएंगे द, क्योंकि वो क्या है? वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। अगर हमने कह दिया माउंटेन तो हम बोलेंगे अ माउंटेन, लेकिन अगर हमने कह दिया हिमालयास तो हमने द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट किलिमंजारो। तो इस तरीके से हम लोग, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो एक ही है ना, एक से ज्यादा नहीं है, दैट्स द रीजन व्हाई हम उसको द के लिए यूज कर रहे हैं, जो अपने आप में एक है, सिंगल है। जैसे हमने कह दिया ब्रह्मांड, यूनिवर्स, द यूनिवर्स, क्योंकि वो अपने आप में एक ही है, दूसरा नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से ए एंड द का यूज होता है। ए एंड द कहाँ यूज करना समझ आ रहा है? अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं यूज करना, ठीक है। ठीक, चौथा आर्टिकल है जीरो आर्टिकल। तीन आर्टिकल तो हो गया ए एंड द, चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल का मतलब क्या हो गया? जहां नहीं लगाना है, कहां नहीं लगाना है। तो सबसे पहला तो कंडीशन क्या आ गया? आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही लगते हैं, तो जहां नाउन नहीं, आर्टिकल भी नहीं। तो आर्टिकल्स हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ में। तो नाउन के अलावा बाकी अगर कहीं कोई दूसरा शब्द है, अच्छा अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, मेरे को बताओ पहले तो, सबसे पहली बात मैंने लिखा लेडी, लेडी के साथ क्या लगाओगे आप? अ लेडी। ब्यूटीफुल क्या लगाओगे आप? ब्यूटीफुल के साथ में क्या लगाओगे? डाउन नहीं है तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने अगर ऐसे लिख दिया तो हम बोलते हैं क्या? अ ब्यूटीफुल लेडी। फिर क्योंकि वो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो एक्चुअली ये जो ए यूज हुआ है ये इस एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये है इस नाउन के लिए, बस उसका पोजीशन इस एडजेक्टिव के पहले हो गया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेडी बोले तो हम लोगों ने बोला, यहाँ हमने बोला एक लेडी, ठीक है, एक महिला। अब वो महिला कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो जब हम लोगों ने तो एक सुंदर महिला हमने कहा, तो जो हमने आर्टिकल रखा, आर्टिकल जो इसके साथ लग रहा था, जैसे ही एक एडजेक्टिव आया हमने उसको पीछे खिसका दिया और वो आ गया, ठीक है। अब बेचारा बहुत सीधा साधा है ना, छोटू सा है, ठीक है। अगर कोई इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए और लगा ले एडवर्ब, तो क्या करें? A very beautiful lady, तो फिर ये और खिसक जाएगा,
इसको भी जगह दे देगा, लेकिन तब भी ये ए यूज हुआ है इसी के लिए, लेकिन उसका पोजीशन हमने क्या किया हुआ है, उस एडजेक्टिव और एडवर्ब को, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन, उसका पोजीशन भले इसके आगे पीछे हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरीके से आपको ये तो हो गया कि कहाँ पे कैसे इसका पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कहाँ नहीं लगाना है एक समझ में आया, नाउन नहीं, आर्टिकल नहीं, तो ये मत समझना कि यहाँ पे आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए लगा है, भले वो उसके पहले यूज हुआ है, लेकिन वो यूज हुआ है लेडी के लिए ही, ना कि ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा। अच्छा, अब नाउन में भी अगर हम बात करें तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, याद है कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आएंगे, मटेरियल नाउन भी आएंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप याद करने के लिए, देखने के लिए दूसरा और इसको भी लिख लो, जितने भी मटेरियल नाउन हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स में कंडीशंस हैं, प्रॉपर नाउन की कंडीशन समझ आ पाई। जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन, हमारा नाम, आपका, हमारा, मेरा नाम, हमारा भी प्रॉपर नाउन है, कंट्रीज का नाम भी प्रॉपर नाउन है, सिटीज का नाम भी प्रॉपर नाउन है, बट उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम अपने नाम के आगे आर्टिकल लगाते हैं क्या, नहीं, हम कॉमन नाउन्स के साथ में लगाते हैं। तो प्रॉपर नाउन के साथ में भी, अब प्रॉपर नाउन के साथ कब लगेगा समझ आ गया है, जब वो किसी यूनिक या स्पेशल चीज की बात कर रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल्स लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, उसके अलावा नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नेम के साथ में भी कोई आर्टिकल, जैसे हम लोग बोलेंगे we are studying the English, we are studying English, English is spoken all over the world, the English is spoken all over the world, है ना, the Hindi नहीं, I want to learn the Hindi and the English, I want to learn Hindi and English, ठीक है। लैंग्वेजेस के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, मील्स के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, मील्स के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, अब ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, विल मीट एट डिनर बोलेंगे, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर डिनर बोलेंगे, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ डिनर, फॉर द डिनर। आ रही बात समझ में, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, ठीक। नेम्स ऑफ डायनेस्टीज, डायनेस्टीज मतलब वंश, राजवंश, राजवंशों के नाम के आगे भी आर्टिकल्स का नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। बट हम इन सभी में याद रखना एक एक्सेप्शन, चलो मैं पहले बता देती हूँ, फिर लास्ट में एक्सेप्शंस बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स के साथ में क्या होता है, इसमें एक एक्सेप्शन तरीके से याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बिल्डिंग्स के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, आई गो टू डैश, आई गो टू अ स्कूल, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल, I go to the hospital or a hospital, क्यों, हॉस्पिटल बड़ा होता है, कभी कभी जाते हैं इसीलिए, स्कूल रोज जाते हैं इसीलिए। अच्छा, आप अभी बोलोगे तो क्या बोलोगे, आप अभी बोलोगे स्कूल, आप अभी स्कूल जाते हो,
कभी कभार जाते होगे अपने बच्चों के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में अपने बच्चों को छोड़ने या उनको लेने? अच्छा ठीक है, बच्चे नहीं, भाई बहन तो जिनके बच्चे हैं वो बच्चे को छोड़ने जाएंगे हैं, बाकी लोग घूमने जाएंगे, एनुअल फंक्शन अटेंड करने जाएंगे। क्या कंसेप्ट है बिल्डिंग्स के नेम के साथ में? जो भी बिल्डिंग्स हो या कोई भी ऐसी जगह हो, केवल बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली जगह की बात हो रही है। बिल्डिंग या वर्क प्लेस कह लो, वर्क प्लेस कह लो, वर्क प्लेसेस के नाम के आगे में, ठीक है। जब किसी भी चीज का यूज उस चीज के लिए किया जाए जिसके लिए वो बना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल पढ़ने जाने के लिए बना है। अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल का अगर वो पढ़ने जा रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा आई गो टू द स्कूल या अ स्कूल, आई गो टू स्कूल। आया बात समझ में? जब कोई बिल्डिंग आप किसी चीज या वर्क प्लेस किसी ऐसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है जिसके लिए वो बना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक बना हुआ है पैसों के लेन देन के लिए। आप जा रहे हो बैंक से पैसे विड्रॉ करने या आपके पास जो पैसे हैं आप उनको डिपॉजिट करने, तो उस कंडीशन में आई एम गोइंग टू बैंक बोलेंगे, आई एम गोइंग टू बैंक बोलेंगे। आई एम गोइंग टू द बैंक नहीं, आई एम गोइंग टू अ बैंक नहीं। समझ आ पा रहा है? लेकिन अगर हम उसका प्रयोग किसी दूसरे चीज के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो बना है उससे अलावा, ठीक है, तब हम लगाएंगे। या हम उसको उस फॉर्म में नहीं प्रयोग कर रहे हैं जैसा वो बना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक जा रहे हो, बैंक आप पैसों के लेन देन के लिए नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो बैंक में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो वो फ्रेंड के मिलन की जगह तो है नहीं, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप वहां पे आर्टिकल लगाएंगे। समझ में आ रहा है? किस कंडीशन में लगेगा और किस कंडीशन में नहीं लगेगा, ठीक है। वरना होता है मैम, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, कब लगता कब नहीं लगता कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। समझ में आ रहा है? If any building or a space is used for the very purpose it has been created for, then we will not use any article. Articles are used, जैसे हॉस्पिटल है, अगर कोई मरीज है, बीमार हो गया है और वो अपना इलाज कराने हॉस्पिटल जा रहा है तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल बोलेगा। लेकिन आप किसी मरीज को देखने जा रहे हो फल फ्रूट्स लेकर के, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप बीमार नहीं हो ना, आप इलाज कराने जा रहे हो, तब आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल टू मीट माई कजिन, ठीक है, ही इज एडमिटेड ओवर देयर, आई एम गोइंग टू मीट हिम, तो उस कंडीशन में द हॉस्पिटल कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? वर्क प्लेस, अब ये मेरा वर्क प्लेस है तो मैं आई एम गोइंग टू द अकेडमी नहीं बोलूंगी, आई एम गोइंग टू अकेडमी, दिस इज माई वर्क प्लेस। आप जहाँ कहीं काम कर रहे हो, है ना, आपका ऑफिस है, ऑफिस, आई एम गोइंग टू दी ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बिल्डिंग्स के नाम के साथ में आर्टिकल्स के प्रयोग कब होंगे कब नहीं होंगे, आई होप आप क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया किसके साथ में नहीं लगेगा। अच्छा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बोला था, डेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा किसके साथ लग रहे हैं, सिंगुलर्स के साथ में लग रहे हैं, तो ये जीरो की बात कर रहे हैं ना, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कभी लगा तो लगेगा सिर्फ द, वो भी किस कंडीशन में, अगर कोई यूनिक हो, स्पेशल हो, वन ऑफ इट्स ओन। आप समझ में आया? ठीक है, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। अब इन सब से ऊपर एक और एक्सेप्शनल कंडीशन सुनो, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, चार चीजों पे बात की। हमने बात की ए कब लगाना है, हमने बात की एन कब लगाना है, हमने बात किया द कब लगाना है, फिर हमने चौथी चीज बात करी कब कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, द नहीं भी लगाना है कहां पर भी, ठीक है। अच्छा, अब कहां पे कई बार ऐसा होता है लग जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया एक स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लगाओ इसके आगे आर्टिकल, एंड ऑनेस्टी, बट वहां तो एच है, ओ का साउंड आ रहा है, ओके। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
सोचो, थोड़ा सोच लो। पक्का? एवरीबॉडी इज कंफर्म विथ एन कि द आएगा? आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बस मुस्कुरा रहे हो, क्या सोच रहे हो बताओ? क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ? नहीं पता? इधर तो एन 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 बोल रहे हैं, आप क्या बोल रही हो? एन 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 द ऑनेस्टी। अरे ऑनेस्टी नहीं पता, ईमानदारी। पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा पॉलिसी। पॉलिसी मतलब नियम, पॉलिसी नियम, या क्या धर्म बोल सकते हैं ना अपन, वैसा टाइप से होता है। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी से बात नहीं करती। हाँ? क्या निश्चित है? पॉलिसी, ऑनेस्टी, वही तो पूछ रही हूँ आपसे। ऑनेस्टी के साथ क्या आर्टिकल लगाओगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग कह रहे हो एन, कुछ लोग कह रहे हैं द, कुछ लोग कह रहे हैं एन, कुछ लोग कह रहे हैं द। ए भी है क्या कोई? पक्का ए वाले नहीं है? और कोई नो ऑनेस्टी वाले भी हैं? हाँ, नहीं है? नो ऑनेस्टी वाले नहीं है? नो ऑनेस्टी वाले नहीं है? चलो मैं अकेले ही हूँ। अरे हाँ, अभी इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखी हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठी थी और मुस्कुरा रही थी, हैं? बोल रही थी कि तुम लोग सब गलत करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। आई बात समझ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ईमानदार से बना ईमानदारी। याद है नाउन पढ़ते वक्त भी पढ़ा था हम लोगों ने। हो गया, समझ आया? अब यहाँ समझो, हो गया, क्लियर हुआ ना? अब इधर ध्यान से देखो, किस कंडीशन में द लगेगा? इसमें भी द लग सकता है, इस सेंटेंस में नहीं। जैसे मैं हमने क्या बोल दिया, ईमानदारी। ईमानदारी क्या बोलना चाहिए? नाम है, क्योंकि वो एक भाववाचक संज्ञा है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसके आगे कोई आर्टिकल हमने नहीं लगाया। हम सिंपल लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नो ऑनेस्टी, नो द ऑनेस्टी, नो आर ऑनेस्टी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया दी, मतलब क्या बोलना चाहिए? ऑनेस्टी शोन बाय सचिन तेंदुलकर इन द मैच, तो वहां पे क्या हुआ? अब हम किसी भी ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस स्पेशल ईमानदारी की बात कर रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर ने अपने मैच में दिखाई थी। आउट हो गए थे, ठीक है, उनको आउट बोल दिया गया था, लेकिन उन्हें मतलब नॉट आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्हें पता था कि मैं आउट हूं, तो वो बेचारे खुद अपनी ईमानदारी निभाई, उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई मैं आउट हूं, और निकल गए वो। तो ये हम उसके बाद में उनकी ईमानदारी की चर्चा होगी कि नॉट आउट थे, नॉट आउट बोल दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं आउट हूं, और वो निकल गए। सो फिर वहां पे हम लोग कहेंगे दी ऑनेस्टी शोन बाय सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो दी ऑनेस्टी ऑफ सचिन तेंदुलकर एज शोन इन द मैच वाज वेरी कमेंडेबल। तो उस कंडीशन में हम, तो ये एक एग्जांपल देकर के मैंने ये समझाया कि जब भी हम किसी भी नॉर्मल सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उस कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम उन्हीं चीजों को स्पेशल बना रहे हैं, जब हम किसी एक स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। आई बात समझ? कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो वो लिखते हैं एग्जाम्पल्स, लास्ट में क्वेश्चंस देखती हूँ। हाँ, ओके,
come for the questions. Have you watched dash new movie? न्यू मूवी की बात हो रही, किसी भी मूवी की बात हो रही है जो नई मूवी आई है, जो नई मूवी आई है जो अभी रिलीज हुई होगी, वन है आई हैव नेवर यूज्ड, जल्दी बताओ ना, आई हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर. डू यू नो डैश मल्टीप्लिकेशन टेबल्स? कितने हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स? फिक्स है, निश्चित है, क्या होगा? वेरी गुड. डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो समझ आ गया. अभी लगाए मधु है. अच्छा आपका नाम मधु है. हाँ, कितने टेडी बियर? टेडी बेयर. डैश चेयर्स आर ऑल ब्रोकन. The janitor asked dash students to walk carefully as dash floor was wet. The students to walk carefully as floor was wet. A floor? किसी भी फ्लोर की बात कर रहे हैं? उस स्पेशल फ्लोर की बात कर रहे हैं जिसपे उसने पोछा लगाया है. I finished reading dash book you lent me. A book? किसी भी बुक की बात कर रहे हैं? निश्चित है कि अनिश्चित है? सेंटेंस पढ़ो ना, क्या बोलना चाह रहा है? रीडिंग बुक यू लेंट मी. हाँ, जो तुमने दिया स्पेसिफिक बोल रहा है. डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम? Name of language? He has been waiting for an hour. ठीक है, समझ आया कैसे बन रहा है? क्या हुआ? चलो इसके बारे में हम लोग बात किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार. ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके. The old women whom I thought was a lunatic behaved well at the wedding function and gave no evidence of abnormality. किस पार्ट में एरर है? ए, हाँ, द ओल्ड वुमेन, क्योंकि whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, women सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए फर्स्ट पार्ट में एरर. आंसर इज, आप ही तो बताओ फिर क्यों? whom, who and whom, हम लोगों ने who होता है सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो यहाँ पे ये वाला whom किसके लिए यूज हो रहा है? वुमेन के लिए यूज हो रहा है, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है. तो जब सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे तो हु यूज करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट होता तो whom लिखते, लेकिन सब्जेक्ट के साथ whom गलत है. द ओल्ड वुमेन हु आई थॉट, यहाँ पे हु होगा इसका सही. मैच द कॉलम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो लवर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ग्रुप, जैसे हम लोगों ने बोला था ना, ग्रुप के में आ जाता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अ लवर ऑफ, देखो इसको मैच द कॉलम में आप इधर से एक आदमी पता चलेगा तो वन सेल्फ, जो खुद से प्यार करे. अ लवर ऑफ वन सेल्फ, खुद से प्यार करे. खुद से प्यार करने वाला कौन होगा? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है.
अच्छा, लवर, एक और तरीका, ए का थर्ड, लवर ऑफ वुमेन काइंड, वुमेन गायनी वर्ड लिखा है, तो गायनी, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं श्री, तो गायनी वर्ड जब भी कहीं भी लिखता है ना वो रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एंड्रो, एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू मेल, गायनी वर्ड रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है, तो फाइलोगाइनिस्ट, ठीक है, ये लवर ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है। तो चलो आंसर मिल गया आपको। चूज द करेक्ट सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, अब देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द रेसिडेंट्स, वर्ब सेलिब्रेटेड, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कौन सा टेंस में है, सेंटेंस कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब एक्टिव से पैसिव है, एक्टिव से पैसिव मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, देखो ऑप्शन ए, was celebrated, is celebrated, was done, has been celebrated, एक ही ऑप्शन। प्रपोजिशन किसमें सही है, ट्राई टू से इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू से इट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू से इट आफ्टर माई पॉइंट ऑफ व्यू, या ट्राई टू से इट बाय माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलते हो, इस चीज को मेरे नजरिए से देखो, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे नजरिए से देखो, से के लिए फ्रॉम, वेरी गुड। Her teacher told the class that the human heart was about as big as a clenched fist. Error कहाँ है? आपको सिर्फ एरर पहचानना ना है, ठीक है, गड़बड़ कहाँ लग रही है। बताओ ना, सी, वेरी गुड, सी, अबाउट एज बिग एज। अब बताओ क्या जम नहीं रहा है अबाउट और एज बिग एज दोनों एक साथ यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अबाउट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को लगभग के बारे में बात कर रहे होते हैं, और एज बिग एज इतना ही बड़ा जितना की, तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है कितना बड़ा की बात कर रहे हैं, तो हम दो अलग अलग चीजों को एक ही चीज के लिए बात करने के लिए यूज नहीं करेंगे। आया ना समझ में? फ्रेजाइल, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। ब्रिटल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमजोर, ठीक है, तो उसका होता है ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। Correct the statement. The students were officially told that they are not to cross the road against the red light. नो एरर, ठीक से देख नहीं रहे हो। एक तो सबसे पहली बात, सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है क्या कि ये सेंटेंस किस स्पीच का है? ऑफिशियली टोल्ड दैट, ऐसा वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? एक तो सबसे पहली चीज समझ में है, इनडायरेक्ट। ये क्या लिखा है, कौन सा टेंस, मतलब ये कोई ऐसा एक्शन है जो पहले हो चुका है, तो जब कोई चीज पहले हो चुकी है तो प्रेजेंट टेंस कैसे आ गया? 4 बार आर 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 पढ़े हो,
लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए कि आर क्योंकि ऑफिशियली टोल्ड बोला है ना। यहाँ पे भी लिख रहा है वर पास्ट फॉर्म, टोल्ड पास्ट फॉर्म। जब ये पास्ट है तो ये अब इसको अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी देखोगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते तो किसी भी टेंस को हम लोगों ने, ये तो देखो एक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल है, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को छोड़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था जो, उसको भी हम लोगों ने पास्ट में नहीं चेंज किया, किए थे? फिर अब क्या करना है, ऑपोजिट एंड मीनिंग। अब यहाँ पे आपको एक दो वर्ड से मिल जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी ओपेक, बी का हो जाएगा फर्स्ट। और सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कब, तो डी का 4, बी का 1, ठीक है। अच्छा, डायर्नल और उसका ऑपोजिट होता है नॉकटर्नल, डायर्नल और नॉकटर्नल। डायर्नल का मतलब होता है जो दिन में जगता है, नॉकटर्नल का मतलब होता है निशाचर, जो रात में। कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जो नॉकटर्नल होते हैं, जो निशाचर होते हैं, मतलब रात में जगने वाले। ठीक है। तो मिला लो। ठीक है, करेक्ट नहीं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। We were late due to the blowout. Our lateness was due to the blowout. The highways were slippery due to the ice. Due to the weather, there was a large crowd. इसमें सब जगह में कहीं कहीं ड्यू टू यूज हुआ है। आप बताओ ड्यू टू कब यूज करते हैं? तो जिसमें ड्यू टू का सही यूज होगा वो सही होगा। ड्यू टू कब यूज करते हैं? एग्जैक्टली, किसी चीज के कारण से, ठीक है। अच्छा, कारण बताने के लिए एक और प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ? बिकॉज ऑफ तब हम यूज करते हैं जब कोई एक चीज हो जिसकी वजह से कुछ हो, कोई चीज हो जिसकी वजह से कोई काम हो रहा हो, काम नहीं हो रहा हो, ठीक है। वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट द क्लास बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर चालू नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ यू आई एम लेट। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ का यूज कर रहे हैं जब आप किसी एक सिंगल चीज को किसी चीज का ब्लेम दे रहे हो, कोई है जिसके लिए जो एक दोषी है उसके लिए। आया बात समझ? अच्छा, ड्यू टू का यूज करते हैं, ड्यू टू रीजंस के लिए यूज करते हैं। ड्यू टू जब एक कोई चीज ना हो करके कोई कंडीशन हो, इस कारण से, इसकी वजह से जब बोलना होगा तब हम बिकॉज ऑफ बोलते हैं। इस कारण से जब हम बोलेंगे, जब एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो, कोई एक सिचुएशन हो। समझ में आ पा रहा है क्या बोल रहे हैं अपन? दो रीजन अपन दो तरीके से बता सकते हैं, या तो कोई व्यक्ति रीजन होगा, व्यक्ति या वस्तु रीजन होगा, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु रीजन होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ यूज करेंगे वहां पे। लेकिन कोई किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ना बात करके हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसी एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो एक रीजन होगा, तब वहां ड्यू टू लगाते हैं। अब हिंट मैंने दे दिया, अब आंसर बताओ। कौन सी एक सिंगल चीज है, कौन सी एक लंबे ड्यूरेशन की बात हो रही है, या कोई कंडीशन की बात हो रही है? एग्जैक्टली, हाँ, वेदर कंडीशन की बात हो रही है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है, ठीक। अगेन चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर। बात वही है, बोलने का तरीका बदल दिया, ठीक है। कहाँ आपको
I trust English, I can speak English fluently. I trust the English, I can speak the English fluently. हाँ सी और डी मैम, सी ऑप्शन नहीं मैम ए और डी। ए और बी गलत सही है, सी वाला ए और बी सही है। अरे ऑप्शंस को नहीं बोलो, इसको बोलो ए बी, किसमें एरर नहीं है, यानी कि कौन से दो स्टेटमेंट सही हैं? ए और बी। ए और बी सही है, पक्का ए और बी सही है। एक तो पता लगेगा, पता नहीं लगेगा मैम, लेकिन जो नहीं लगेगा वो पता है। आंसर मेरे को याद है मैडम, लेकिन रीजन नहीं पता। चलो आप आंसर बताओ, रीजन मैं बताऊंगी। आंसर बताओ, इन लोगों को अभी आंसर भी नहीं पता है। लेकिन एक तो पता लगेगा, एक तो पता नहीं लगेगा। तो ये कहाँ से समझ में आया? करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, मैं आंसर बताऊंगी, रीजन आप बताओगे। बी और सी, बी और सी करेक्ट है। नहीं नहीं, बी और सी, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई ट्रस्ट द इंग्लिश। वो एक एक्चुअली लैंग्वेज है, वो जो स्पेशली मतलब ऐसा लैंग्वेज है जो ट्रस्ट करते हैं। लैंग्वेज पे ट्रस्ट करते हैं क्या, कि लैंग्वेज को बोलते हैं? भरोसा आप भाषा को बोलोगे ना, भाषा पे ट्रस्ट करोगे। ट्रस्ट व्यक्तियों पे होता है कि भाषा पे होगा? ये स्पेशल कंडीशन है आपकी। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। फैक्ट्स पे बात करते हैं हम, करंट सिचुएशन पे नहीं। बता रही हूँ, रीजन सुनो। पहली बात तो ये वाला चीज तो आपको समझ आ गया होगा। आई डोंट थिंक इसका रीजन नहीं बताना है। स्पीक इंग्लिश, लैंग्वेजेस के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। दैट्स द रीजन व्हाई द सेंटेंस इज करेक्ट। टॉकिंग अबाउट दिस, इंग्लिश, इंग्लिश केवल और केवल एक सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम नहीं है। जैसे हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, भारत में रहने वाले भारतीय, इंडिया में रहने वाले इंडियन, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, इंग्लैंडिश नहीं होता है। ब्रिटेन में रहने वाले लोग ब्रिटिश, इंग्लैंड में रहने वाले लोग इंग्लिश। तो ये नेशनैलिटीज की बात हो रही है। इंग्लिश एक हो गया जो इंडियन। अच्छा, जब कभी नेशनैलिटीज की बात कर रहे हैं हम, उनके साथ द लगा रहे हैं। तो याद करिए, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे, अपन नाउन के बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने सिख, पुअर को मैंने बताया था कि द जब भी हम आर्टिकल लगाते हैं इनके साथ में, तो किसी एडजेक्टिव को हम बना सकते हैं नाउन। ठीक है, देखो कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, समझो, समझना इस चीज को। क्यों नहीं हो रहा है ये लेजर पॉइंटर ही काम कर रहा है। चलो देखो, यहाँ देखो, समझ में आएगा। ठीक है, फिर हट गया। नहीं लिखा रहा है, कुछ होगा। चलो मैं ऐसे बताती हूँ, समझना मेरे को। जैसे हमने कह दिया सिख, हमने कह दिया पुअर। पुअर एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एडजेक्टिव के सामने में लगाएंगे आर्टिकल द पुअर, दैट मीन्स ऑल दोज पीपल हु आर पुअर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द पुअर। द सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो द सिक बोलेंगे तो वो बन गया नाउन। तो किसी भी एडजेक्टिव के सामने जब हम आर्टिकल द लगाते हैं तो पहला चीज तो वो नाउन बन जाता है।
दूसरा चीज, वो उन सभी लोगों को डिनोट करने लग जाता है जिसके अंदर वो क्वालिटी है। जैसे मैं भारत में रहती हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं भारतीय हूँ, ठीक है। आप भी भारत में रहते हैं, आपके अंदर भी क्वालिटी है, आप तो हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो हम द इंडियन, ठीक है, वी ऑल आर द इंडियन, मतलब ऑल दोज पीपल हु आर इंडियन आर कॉल्ड एज द इंडियन। समझ में आ रहा है? अगर हम कहते एन इंडियन तो मैं बोलती आई एम एन इंडियन, वहां पे एक सिंगल की बात कर रही होती हूँ तो वहां पे हम एन लगाते, लेकिन जब हमने पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर ली तो हमने लगा लिया द। समझ आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? तो नेशनैलिटीज के सामने में इसीलिए हम लोग द लगाते हैं, नेम ऑफ नेशनैलिटीज को, जब हम उन पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ डिनोट करना चाहें तब। लेकिन जब हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सिंगल को डिनोट करेंगे, ठीक है, जैसे आई हैड अ गेस्ट लास्ट वीक, ही इज अ यूरोपियन, मतलब कोई यूरोप का व्यक्ति था जो मेरे यहाँ गेस्ट के रूप में आया था, तो मैंने बोला एक यूरोपीय व्यक्ति मेरे पास आया था गेस्ट बनके, तो एक यूरोपीय व्यक्ति बोली, तो उस वक्त पे मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर मैंने कह दिया होता द यूरोपियन तो वहाँ गलत हो जाता, क्योंकि द यूरोपियन हम पूरे के पूरे यूरोप के रहने वाले लोगों की बात कर रहे होते, सबको नहीं करना है इंक्लूड। समझ में आ पा रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो इंग्लिश है ये इंग्लिश लैंग्वेज को बता रहा है, इसीलिए हमने इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। यहाँ पर ये वाला जो इंग्लिश है ट्रस्ट करने की बात कर रहा है। ट्रस्ट एक क्या बोलना चाहिए, वर्ब है, एक एक्शन है, काम है। तो लैंग्वेजेस के साथ में काम नहीं हो सकता है, स्पीक रीड एंड राइट ही हो सकता है बस, ठीक है। यहाँ पे एक काम है, तो यहाँ पे इसीलिए वो नेशनैलिटी की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, दैट्स द रीजन व्हाई वहां पे द लगेगा। समझ में आया? एक के साथ लगेगा, एक के साथ नहीं लगेगा, कब नहीं पता ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा जम रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा सुना है, इतने में इंग्लिश खत्म कर देते हो नहीं नहीं, आपको अब जो लगने लगेगा सही लगेगा, अब मत करना ऐसा क्योंकि अब तो पढ़ लिए ना तो अब जो लगेगा वो लगेगा। चलो 8:40 हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर 10 क्वेश्चंस अभी जो आया था वो है, ठीक है, सॉल्व हो गया है, क्लियर है, समझ में आया है। प्रैक्टिस कीजिए, जो आंसर जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने भेजे थे वर्कशीट्स, उसके आंसर शीट्स में भिजवाती हूँ, ठीक है। वॉइस एंड नरेशन के आंसर शीट्स भिजवा देती हूँ मैं, और साथ ही साथ बोल रहे थे प्रीपोजिशन का वो अपलोड नहीं हुआ है तो मैं उसको उसमें भिजवा दूंगी, PDF ग्रुप में भिजवा देती हूँ।